कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, और ये मैंने बताया था एफ फ्रॉम आर टू आर ये होता है फंक्शन। ठीक है, अभी मैंने फंक्शन आप लोगों को नहीं कराया हुआ है, अभी मैं केवल और केवल इसके बारे में बता रहा हूँ कि ग्राफ ग्राफ कैसे आप खींच सकते हो, फंक्शंस के अल्टीमेटली ग्राफ कैसे खींच सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चर्चा किया हुआ कि भाई x के जो प्रत्येक ऋणात्मक मान के लिए एफ ऑफ एक्स जो होता है वो x के बराबर होता है, मतलब नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ x। ठीक है, याद रखना नॉन निगेटिव अगर कभी कहता है ना तो इसका मतलब नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता सर। मैथमेटिक्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होती है। तो नॉन निगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, तो ये x के बराबर होता है, और अगर x का मान निगेटिव रहे, मतलब अगर आप कभी माइनस वाला कोई फंक्शन कोई नंबर लो, जैसे माइनस समथिंग ले वो, और उसको इस मॉड्यूलर फंक्शन में डालो तो वो उसका माइनस निकाल के देता है, लेकिन ये माइनस उसके ऋण के बराबर होता है, x के ऋण वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसको पॉजिटिव कर लेता है कुल मिला के। जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या बनता है, तो मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस एक्स ले तो भी वैल्यू अपनी क्या आएगी, एक्स ही आएगी। ठीक है, तो वो माइनस एक्स का मतलब इधर लेना होगा, माइनस लेना पड़ेगा, है ना, माइनस एक्स इधर आप लेना पड़ेगा, और ये तो ये हो जाएगा आपका इसका ग्राफ इस वे में, ये और ये। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इसके डोमेन रेंज के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों ने कल देखा होगा इसका डोमेन और रेंज। एक सेकेंड। ठीक है, कल की क्लास में मैंने इसके डोमेन और रेंज के बारे में चर्चा किया होगा। ठीक है, कि इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है। ठीक, इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सिग्नम फंक्शन के बारे में भी बताया था। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली जो साइन का फंक्शन, एक्चुअली ये साइन फंक्शन ही होता है कुल मिला के। ठीक है, और अगर x की वैल्यू एक से बड़ी होगी, x की वैल्यू कोई भी वैल्यू x की आप लोगे, अगर वो एक से बड़ी हुई तो याद रखना उस, अगर वो सिग्नम फंक्शन है तो वन दे देगा, और अगर एक से छोटी हुई तो छोटी होने का केस मतलब दो हो जाएगा, अगर वो जीरो हुई तो जीरो दे देगा, और अगर माइनस वन हुई सॉरी माइनस हुई तो वो माइनस वन दे देगा, मतलब कोई भी वैल्यू, मतलब एक्स एक्सिस पे आप पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पर भी चलो, ऐसे समझो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आप कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जाओ पॉजिटिव साइड में, आपको हमेशा आपकी हमेशा वैल्यू जो होगी वो इसी के बराबर रहेगी, ये माइनस वन है, सॉरी ये वन है। ठीक है, तो अगर आपने x बराबर वन लिया, ठीक है, तो वन जो होता है वो जीरो से बड़ा है, तो वन लेने पर भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जैसे आपका मान लो ये वन है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, ये मान लो सपोज करो ये वन है, वन टू थ्री फोर। ठीक है, अब आपने क्या लिया, वन लिया। ठीक है, तो वन एक्स पे वन लिया, तो वाई पे वो इनपुट क्या दे देगा, वाई पे वो वन दे देगा, वाई ये यहाँ पे वन दे देगा। ठीक है, अगर आपने x बराबर दो लिया तो भी ये y पर वन ही देगा। ठीक है, तो भी ये y पर वन देगा। ठीक है, अगर आपने x बराबर तीन लिया तो भी ये y पर आपको नहीं देगा, वन देगा। अगर आपने x बराबर चार लिया तो भी ये वन देगा। मीन्स टू से ये इसकी इस जगह वैल्यू हमेशा वन ही आनी है, y पर हमेशा फिक्स है, वन ही आना है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा, ये चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने x की जगह पे जीरो डाला
तब वो 1 नहीं देगा, मतलब x बराबर 0 पे ये 1 नहीं आता, मतलब 0 पे वाई एक्सिस ही तो अपना बताता है कि ये इसका रेंज है, ठीक है। तो x बराबर 0 पे इसका यहाँ पर ये 1 नहीं देगा, ठीक है। और ऐसे ही x बराबर, अगर आप कभी माइनस वैल्यू लेते हो और अगर आपने x बराबर 0 लिया, ठीक है, तो भी यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली इसका ग्राफ, अच्छा माइनस वाले का किसी का भी ग्राफ आपका माइनस वाले का -1 पे बनेगा, कितना भी नंबर रहे, अगर x 0 से छोटा है तो ये बनेगा। तो फिर 0 पे क्या बनेगा, तो 0 पे यहाँ पर, 0 पर यहाँ पर। तो कुल मिला के इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, तो डोमेन इसका आर रहेगा, पूरा पूरा आर, कुछ भी आप देख रहे हो, आप एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रहे हो और आप वाई एक्सिस पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं पर भी जा रहे हो, मतलब आप पूरा ले सकते हो, एक्स एक्सिस मीन्स टू से रियल नंबर ले सकते हो। लेकिन जो आपको इसका वैल्यू मिलेगा, सॉरी इसका इमेज जो आपका रेंज जो मिलेगा, वो रेंज जो होगा इसका, वो केवल और केवल क्या आएगा, यही डिस्क्रीट में, ठीक है, -1 0 1, ठीक है। अच्छा इसको इससे भी दिखाते हैं, इस तरीके से भी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, ये वही है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये होगा और 0 होगा यदि एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे ही हम लोग कहते हैं अपना सिग्नम फंक्शन, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF भी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, GIF, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसे बिग ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में अगर कभी नंबर लिख दिया जाए तो आप जनरली समझना कि क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक और बात ध्यान से समझना कि वो बताएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। जो x है वो कुछ भी आप x बिलोंगिंग टू r, ठीक। तो चलो देख लेते हैं, इसके बारे में देख लिया जाए क्या होता है। तो अभी मैं इसका ग्राफ भी आपको बताता हूँ, पहले समझ लो। देखो ये f फ्रॉम r टू r है, ठीक है। x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान ग्रहण करता है, ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। आप इसके चक्कर में नहीं पड़ो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, जब हम नंबर लाइन कोई प्लॉट करते हैं, सपोज करना इट इज, तो यहाँ बना इट इज 1 एंड इट इज 2, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया 2.5, मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया 2.5, सॉरी 1 और 2 के बीच में तो 1.5 आएगा ना, 1.5, ओके। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वर्ड्स को पढ़ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक बात बताओ, इसके तुरंत बाद, इसके तुरंत पहले या तुरंत बाद आपको दो इंटीजर दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा होगा। क्या मैं अब इसके तुरंत बाद वाले को इसका ग्रेटेस्ट कह सकता हूं? क्या ये इसमें से इसके पास सबसे बड़ा है क्या? अगर मैं बोलूं ये 1 है ये 2 है, तो क्या 2 1.5 1.5 से बड़ा सबसे बड़ा होगा क्या? 1.5 सबसे बड़ा होगा क्या 2? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 2 के
आप जानते हो कि 1.5 के बाद इनफाइनाइट मेनी इंटीजर आते हैं, बहुत से पूर्णांक आते हैं, ठीक है। अब आप दूसरे तरीके से देखो, 1.5 किस इंटीजर के लिए सबसे बड़ा बनेगा, किस इंटीजर के लिए ये सबसे बड़ा होगा, तो आप बताओ 1.5 जो है वो किस इंटीजर के लिए सबसे बड़ा होगा, 1 के लिए, 1 के लिए, क्योंकि इससे पहले के लिए तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो होगा 1 किस इंटीजर के लिए सबसे बड़ा होगा, तो ये 1 के लिए होगा। तो समझना, अगर कभी आपको कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर लिखा रहे और वो पॉजिटिव, एक एक समझते हैं, अगर वो पॉजिटिव होगा तो याद रखना, जैसे मैंने बोला 2.3, तो 2.3 का जो वैल्यू आएगी, अगर मैंने उसको ऐसे लिखा इस तरीके से 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे बड़े कोष्टक में दिया जाता है, तो अगर 2.3 दिया तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। तो वही बात इसने लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स -1 कब देगा। अब समझो, अब मेरी बात एक और समझो, कुल मिला के ऐसे समझो, एक सेकेंड, थोड़ा समय एक बारी और समाप्त करूं, बहुत ध्यान से समझना इसको। ये अपनी नंबर लाइन प्लॉट कर दिया, मेरे को कुछ समय देना भाई, जल्दबाजी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझते चलना। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब मैं देखना, ये मैंने नंबर लाइन प्लॉट कर दिया। अब ये मेरा 0 है, ऐसे समझना, ये एक सेकंड, 1 2 3 4 5, इसको 0 मान, ये 0, इसको मैंने 0 मान लिया, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सी चीजें मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए जब बोलूं तो उसको समझ जाना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब मैंने, ये तो 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, मैंने ये लिया, यहाँ की वैल्यू लिया, मैंने ले लिया, ये मान लो 1 2 3, मैंने ये ले लिया 2.6, ठीक है। तो 2.6, तो 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2.6 का, तो वो क्या होगा, 2। मतलब कोई भी नंबर रहेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे जस्ट लेफ्ट में मिलने वाले इंटीजर के बराबर होगा। बस मेरी बात इतनी गौर से सुनना, कोई भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके जस्ट लेफ्ट में मिलने वाला इंटीजर ही होगा। जैसे मैंने ये लिया 4 5 के बीच में, मैंने लिया 4.9, ये होगा कहीं, तो 4.9, तो अब मुझे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो इसके तुरंत लेफ्ट में जाओगे और तुरंत लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, 4। मतलब 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 4 आ जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ऐसे में बोलूँ 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, तो आप कहोगे 5। ऐसे में बोलूँ 7.9 का, 7.82 का, 7.13 का क्या इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 आएगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ रही है। अब बात करते हैं माइनस के रिस्पेक्ट में, माइनस के रिस्पेक्ट में। अच्छा, बहुत से लोग के दिमाग में एक धारणा बन जाती है, तो वही माइनस के लेवल में ट्रीट करते हैं और यहीं से गलत उत्तर हो जाता है। जैसे मैंने बोला 7.4 का, तो 7 सोचते हैं, मैंने बोला 6.7 का, तो वो 6 सोचते हैं, 5.8 का वो 5 तो सोचते हैं। अब मैंने बोला -5.4 का बताओ, तो -5.4 का वो सोचते हैं यार 6.4 में 6 आता था, 7.4 में 7 आता था, ऐसे ही -5 पॉइंट समथिंग में -5 आएगा। एकदम रॉन्ग है, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए तो ये काम हो जाएगा, लेकिन जब हम नेगेटिव रियल नंबर के बारे में बात करेंगे, इधर के बारे में, मैंने बोला, मेरी बात गौर से समझना,
उसके तुरंत जस्ट लेफ्ट वाला, हो सकता है कि आपको उल्टा दिख रहा हो, है ना, आई थिंक, मेरे को जहां तक लग रहा है, मैं ऐसे बैठा हूँ, आपको उस तरीके से हो सकता है कि आपको मैं ये लेफ्ट कर रहा हूँ तो आपको राइट लग रहा हो। बस यहाँ जो बना रहा हूँ उसको ध्यान समझना, जो भी नंबर होगा उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होगा। मेरी बात, ये बात गांठ बांध लो। अब मैंने यहाँ लिखा जीरो, ये जीरो है और ये -1। अब जीरो -1, अगर मैंने कोई लिया -0 पॉइंट, एक सेकेंड, -0.7, ठीक है, -0.7। अब आप इसका बताओ क्या होगा। तो देखो -0.7, तो जीरो नहीं कहना सर, माइनस के लिए अलग हो जाएगा। तो -0.7 का क्या हो जाएगा, तो समझना 0.7 जीरो और वन के बीच में पड़ेगा, जीरो और -1 के बीच में यहाँ कहीं पड़ेगा। तो इसके जस्ट लेफ्ट का इंटीजर क्या है, तो आप कहोगे सर -1 है। तो -0.7 का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा कि अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है या एक भी होगी तो भी, समझना, मैं बोलूँ 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अरे भाई वो तो खुद ही इंटीजर है। तो कोई भी नंबर अगर वो इंटीजर होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही होगा। अगर वो डेसिमल में होगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो आप ऐसे समझो कि उसके कुल मिला के उसके जस्ट लेफ्ट वाला अपने को लेना है, ठीक है। अब देखो जीरो होने पर, जीरो कभी आएगा जब वह एक और जीरो, ये मतलब जीरो कब आएगा, जब एक और जीरो के बीच में रहेगा, यहाँ यहाँ कहीं, यहाँ इस जगह का कोई सा भी नंबर लोगे आप, वो हमेशा क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 1 और 2 के बीच में अगर मैं देखूं, 1 और 2, तो 1 और 2 की कोई भी वैल्यू के लिए 1 आएगा। आई थिंक इतनी बात समझ आई। मैंने बोला 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू के लिए क्या आएगा, 2। इतना बात समझ आया। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक सेकेंड, ये ग्राफ बनाया हुआ है बट मैं आपको अलग से बना के यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, हो सकता है कि कुछ ग्राफ, अब एक्चुअली सारा माउस से ही बनाना पड़ता है तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, और हो सकता है कि एग्जैक्टली नहीं बन पाए, बट यहाँ सामने दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस मेरा, और ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने यहाँ पर नंबर्स को प्लाट करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4, ये मेरा 5। ओके, जैसे इसने 5 तक बनाया मैंने वहाँ 5 तक ही बनाया। ये मेरा -1, ये मेरा -2, ये मेरा -3, ये मेरा -4, ये मेरा -5। आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। अब समझो, अब मैंने वैल्यू लिया 0 और 1 के बीच में। आप मुझे बताना, 0 और 1 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिल गया, जीरो मिल गया, ठीक है, जीरो। वाई एक्सिस देखा जाता है, ठीक है। अब मैंने लिया 1 और 2 के बीच की वैल्यू के लिए अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 के बीच की कोई सी भी वैल्यू, 1 और 2 के और 1 के लिए भी, ठीक है, 1 और 2 के लिए कोई भी वैल्यू लोगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और 2 के बीच की, मतलब 1 से लेके 2 तक, एक रहना चाहिए, एक का तो एक आएगा ही, और एक से बड़ा लेकिन 2 के अंदर होना चाहिए, तो मतलब 2 पे ओपन हो जाएगा, 2 पे ओपन हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 1 से 2 के बीच की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो मतलब 2 पे कुल मिला के ओपन हो जाएगा,
ठीक है, और ये 1 तक जाएगा। ये आप देख रहे होगे, ये तो ये बताता है कि मतलब देखो एक्स एक्सिस पे अगर आप, एक्स एक्सिस मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब एक्स का मान, ठीक है। तो एक्स पे अगर आपने 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फिक्स है, क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने यहाँ 1 माना, तो यहाँ अभी मैं मान लेता हूँ, ये अपना 1, ये ये -1, सॉरी 2, ये 3, ठीक है, -1, सॉरी -2, -3, ठीक। अब इसी प्रकार अगर मैंने 2 और 3 के बीच की वैल्यू लिया, तो 2 और 3 की कोई भी वैल्यू के लिए फिक्स है कि उसका जो, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो 2 और 3 के लिए तो कितना आएगा, 2 और 3 के बीच में, और 2 के लिए भी, 2 के लिए भी तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 के लिए तो 3 आएगा, इसलिए 3 पे ओपन हो जाएगा। तो 3 पे हमने ओपन कर दिया यहाँ पर, 3 पर हमने ओपन कर दिया। फिर 3 से 4 के बीच की वैल्यूज के लिए फिक्स है, 3 से 4 के लिए क्या आएगा, तो हमको पता है 3 से 4 के लिए 3 आएगा, मतलब 4 पे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ ओपन हो जाएगा, लेकिन 3 और 4 के बीच के लिए ये हमेशा, आई थिंक ये कुछ उसके जैसा दिख रहा होगा आपको। अब बात करते हैं माइनस वाले के लिए भी देख लेते हैं। अगर मैंने एक्स पर 0 और 1 के बीच का लिया, तो अगर 0 और 1 के बीच का लोगे, तो आप मुझे बताओ, अगर आपने 0 और 1 के बीच की वैल्यू कुछ भी लिया, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, तो मैंने बताया था लेफ्ट वाला मिलता है। तो 0 और -1, सॉरी, 0 और -1 का मतलब -1 लेफ्ट में पड़ रहा है, यानी कि ये यहाँ 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 तक मिलेगा, और ये -1 है, ठीक है। तो मतलब 0 और 1 के किसी के भी लिए, 0 के लिए तो ऑब्वियस सी बात है 0 मिलेगा, तो मतलब 0 के लिए तो 0 मिलेगा, मतलब 0 पे ओपन हो जाएगा, लेकिन -1 तक ये -1 देगा, मतलब ये। और अगर मैंने एक और -1 और -2 के बीच की वैल्यू लिया, तो कोई भी, जैसे -1.7, तो -1.7 के लेफ्ट में क्या पड़ेगा, -2, मतलब ये 2 आएगा। तो 2 तो देखो, 2 तो एग्जैक्टली इसका तो, यहाँ पर देखो 2 पे तो ये आना नहीं है, तो मतलब इसके बीच की किसी भी वैल्यू के लिए, -1 से -2 के बीच की किसी भी वैल्यू के लिए 2 आएगा। इसका मतलब कि, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर इसके नीचे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर, और एक पर तो एक आता है, मतलब एक पर आपका ओपन लग जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने 2 और 3 के बीच की वैल्यू लिया, सॉरी -2 और -3 के बीच की वैल्यू, कोई भी -2 और -3 के बीच की वैल्यू लोगे, तो इसका मतलब वो -3 देगा, है ना, -3 देगा, लेकिन 2 नहीं देगा, -2 अगर आपने लिया, -2 और -3 के बीच की वैल्यू लेना है, 2 को नहीं शामिल करना है, तो 2 के लिए इसलिए यहाँ पर ओपन लग गया, तो वैल्यू क्या दे देगा, -3, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ आ रही होगी। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम लोग डोमेन की बात करें, अगर हम लोग इसके डोमेन की बात करें, तो पूरे रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, है ना, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। एक सेकेंड और भी कुछ देख लें, ठीक, इसमें इतनी बात दिया गया, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एनसीईआरटी का एक पार्ट। अब मेरे को कुछ देख लिया जाए। अभी मैं फंक्शन पे नहीं आ रहा हूँ, तो अभी ये सब कुछ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अभी ये सब कुछ बाकी है, ये वाला थ्योरी पोर्शन। ठीक, ठीक, ओके। ये अभी अभी ये कुछ नहीं, अभी केवल और केवल अपन लोग ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग केवल और केवल इसके ग्राफ देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसका रेंज में बोलूँ तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर मैं बात करूँ, डोमेन तो इसका पूरा रियल नंबर, ठीक है,
और अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आएगा, तो रेंज इंटीजर आ रहे हैं, देख रहे हो, 1 2 3 -1 -2 यही सब आ रहे हैं, मतलब इंटीजर आ रहे हैं। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होगा वो तो पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, तो उसका रेंज होगा अ, सारा आपका जो इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, इस 12वीं की भी बुक्स में देख लूँ अगर कोई फंक्शन के बारे में हो, नहीं तो फिर मैं वो अमित अग्रवाल की बुक को लेके उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उसके कंसेप्ट मैं करा दूँ, मतलब उसके, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर भी नहीं है, सॉरी। तो आते हैं अमित अग्रवाल पे, ठीक है। अब मैं अमित अग्रवाल के बुक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में मैं चर्चा कर दूँ, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक इसके, इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया था, ठीक है। अच्छा, ये देख लो, ये बड़ी अच्छी सी बात लिखी है, देखो, थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर दूं। जो अपने फंक्शंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक अपना अलजेब्राइक होता है, एक अपना ट्रांससेंडेंटल होता है, ट्रांससेंडेंटल, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि अलजेब्राइक में क्या क्या चीजें होती हैं, तो पॉलिनोमियल होता है, रैशनल होता है, इरेशनल होता है, पीसवाइज। पीसवाइज में हमने अभी तक मॉडुलस देख लिया है, सिग्नम देख लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया है। अभी बाकी है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो अभी तो एनसीईआरटी देखा, अब इसमें सारे ये सब आ जाएंगे। और जब बात करते हैं ट्रांसडेंटल के लिए तो क्या हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लॉगरिथमिक, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, ज्योमेट्रिकल कर्व्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स, तो इतने सारे कुछ होते हैं, ठीक है। तो ये अपने फंक्शंस हैं और इन्हीं के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। तो हमने एल्जेब्रिक में काफ़ी कुछ हद तक कर लिया हुआ है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल भी बाकी है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होंगी बातें, ठीक है। और एक सेकेंड, ओके, y बराबर x का हमने ग्राफ देखा था, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था और ये भी बताया था एक्स स्क्वायर, x⁴ x⁴ सबके ग्राफ ऐसे ही होंगे। एक्स क्यूब का भी देख लिया था, x⁴ का भी देख लिया हुआ था, x⁴ का भी मैंने देख लिया हुआ था। रेशनल फंक्शन 1/x का मैंने किया हुआ था, 1/x² का भी मैंने करा दिया था, है ना। ओके, असिम्प्टोट्स, चलो ठीक है। अब बात करते हैं ये, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ सम इरेशनल फंक्शन, ठीक है, ग्राफ्स ऑफ सम इरेशनल फंक्शन। देखो, आप लोग एक एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला कर रहे हैं हम लोग। तो आओ देख लेते हैं, तो ये इरेशनल फंक्शंस हैं, इनके ग्राफ्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक। तो कह रहा है कि द अलजेब्राइक फंक्शन कंटेनिंग टर्म्स हैविंग नॉन इंटीग्रल रेशनल पावर्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड इरेशनल फंक्शन, ठीक है। मतलब जिसका जो पावर होंगी वो नॉन इंटीग्रल होंगे, ठीक है। अब कह रहा है जैसे ये अपने को ये ग्राफ दिया है एक्स की पावर हाफ का, ठीक है, एक्स की पावर हाफ का अपने को मीन्स टू से √x का, ठीक है। तो √x, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो y² = x, मीन्स टू से कि ये इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा, है ना। अब एक्स एक्सिस पे ये लाई करेगा, ठीक है।
तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। क्या इस ग्राफ की खासियत क्या होगी वो देख लो। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा, ये एक्स बराबर आप कोई सा भी वैल्यू रखोगे, जैसे अगर आप x बराबर 1 रखोगे, ठीक है, तो y की वैल्यू ये 1 देने लगेगा, और 2 रखने के बाद ये रैपिडली ग्रोथ करेगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है, सॉरी, x बराबर अगर आप 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 रखोगे तो अल्टीमेटली 1 आएगा, मतलब 1 1, ठीक है, 1 1 पे तो ये सही चलेगा। ये यहाँ से ग्राफ उठेगा और 1 1, आई थिंक बेटर होगा यहीं पे समझ लो। ये ग्राफ यहाँ से उठा, ठीक है, आपने x की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करके ही ग्राफ बनते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आपने यहाँ इसमें इस फंक्शन में रखा, पहले तो 0 रख दिया तो 0 पे 0 होगा। अब आपने रख दिया 1, तो 1 रखोगे तो 1 का क्या बनेगा? 1, मतलब अगला पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। 1 के बाद अगर आपने 2 रखा, ठीक है, 2 रखा, तो √2 का मान 1 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा, जैसे आपने, सॉरी, ठीक है, 1.4, ठीक। तो ये ग्राफ इस तरीके से, ये कुल मिला के एक लाइन y बराबर x इसको कट करते हुए निकलेगी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स इसको कट करते हुए निकलेगी, ठीक। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपने यहाँ वैल्यू प्लॉट किया तो ये x बराबर 1 और 1 पे ये कट करेगा, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 रहे तो ये 1/2 पे कट करेगा, 1 1 पे ये कट करेगा, मतलब इस कर्व पे एक पॉइंट मिलता है 1 1, ठीक है। और y बराबर x, मतलब एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इसको कट करती है, और ये इसका कर्व है, ठीक। इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव आप नहीं ले सकते, आर की जगह पे यहाँ माइनस, क्योंकि अगर माइनस रख दोगे तो इमेजिनरी, और वो इमेजिनरी का केस हो जाएगा, ठीक है, उसका ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाएगा। तो आर पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि आर जो होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे, ठीक है, मतलब आर प्लस यूनियन जीरो, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी आप कुछ भी रखते चले जाओ। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? तो एक्चुअली ये इस तरीके से, ऐसे ये रैपिडली ऐसे ये आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक। तो वो बुक के कारण वो थोड़ा सा ऐसा बन गया है, ठीक है। तो कुल मिला के वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये प्लस की तरफ जा रहा है, माइनस तो उत्तर देना नहीं है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जा रहा है, और जीरो के साथ, मतलब इसका भी रेंज जो होगा वो जीरो टू इन्फिनिटी ही बनेगा, ठीक है, क्लोज्ड के साथ। अब एक बात महत्वपूर्ण सी कह रहा है, उसको समझ लो। कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n एंड g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर n, देन f ऑफ x एंड g ऑफ x आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड f ऑफ x एंड g ऑफ x इज द मिरर इमेज अबाउट, ठीक है। देखो इसका क्या बनता है, ठीक है, वो एक्चुअली ये कह रहा है कि जो अपना x की पावर n का ग्राफ होता है और x की पावर 1/n का ग्राफ होता है, वो जस्ट इसके मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, ऐसे ऐसे पावर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो अल्टीमेटली जो अपना बनता है वो क्या होता है कि ये दोनों जस्ट इसके अपोजिट या मिरर इमेज ही बनते हैं, ठीक है, मिरर इमेज ही बनते हैं इसके। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट अपना ग्राफ देखते हैं। जैसे अगर आप याद करो का ग्राफ, तो वो कुछ ऐसा बनता था,
इस तरीके से, और इसका बन रहा है इस तरीके से। ऐसे अगर मैं एक सेकंड, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, ठीक है, वो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो आप देख रहे होगे कि ये जस्ट इसका मिरर इमेज है। ठीक, यही बात इसने कहा हुआ है, बाकी कोई विशेष सी बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये सारा फंक्शंस आप देख लोगे ग्राफ ऑफ वन, सेम, बस आप डोमेन रेंज इसका अभी एक चार्ट के साथ में करा दूंगा। तो डोमेन इसका देखो, समझना, जैसे आप लोग ये मान के चलो कि एक्स की पावर अगर कोई भी ऐसा रहे कि इवन पावर रहे, एक्स की पावर 1 बाई इवन नंबर रहे, 1 अपॉन इवन नंबर रहे, तो उसका ग्राफ फिक्स है, ऐसा बनेगा जैसे ये। ठीक है, और अगर ऑड नंबर होता है तो उसका ग्राफ इस वे में बनेगा। क्या, ये जो ये लाइन और ये लाइन, ये ऐसे क्यों बन रहा है? तो हमने एक और पिछले कल की क्लास में देखा होगा, ये तो पॉजिटिव ले लेगा, लेकिन एक्स का 1/3 निगेटिव वैल्यू भी आती है। ठीक है, और निगेटिव के सेंस में ये भी बन गया अपना, तो इसलिए इस तरीके से ग्राफ आपका बन जाएगा। कुल मिला के ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये आपका 1 1 से होता हुआ इस तरीके से ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ -1 से होता हुआ ये ग्राफ ऐसे जाएगा। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ रही। और एक रेखा ये वाली इसको कट करेगी -1 1 पे, सॉरी, -1 पे, और यहाँ पर आई थिंक ये मेरा रफली बन गया, यहाँ पर ये देखो ये कट कर रही है y=x, एक आइडेंटिटी लाइन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ के बारे में बात करते हैं, वही चीज को इसने समझाया हुआ है। नेक्स्ट ग्राफ आपका देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x⁴ 2n का सेंस यही होता है, सेम वैसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, जैसे पिछला हमने ग्राफ बनाया, चाहे एक्स का 1/2 हो चाहे 1/4 हो, बस ये होगा कि जैसे जैसे पावर्स उसकी नीचे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वो x के पास करीब आता चलेगा। ठीक है, और सेम तरीके से आपका ऑड पावर वाली बनेगी, मतलब अगर 1/ऑड पावर रहे तो सेम जैसे आपका 1/x³ का बना था, 1/x³ सॉरी, एक्स की पावर 1/3 का जो बना था, वैसे ही एक्स की पावर 1/5 का, एक्स की पावर 1/7 का, और x² 1/x की पावर 1/2 का जैसे बना था, वैसे ही एक्स की पावर 1/4 का, एक्स की पावर 1/6 का, एक्स की पावर 1/8 का, ये सब का भी आपको ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी आपको, वही बात इसने लिखा हुआ है। अच्छा, डोमेन रेंज के बारे में बात कर लें, तो डोमेन एंड रेंज इसका क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, किसके सेंस में, अगर पावर इवन होगी। ठीक है, तो एक बात फिक्स है कि आपका जो माइनस नहीं है, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस आ गया सर तो वो इमेजिनरी देगा। तो अगर कभी भी एक्स की पावर इवन नंबर रहेगी तो याद रखना, वो हमेशा उसका जो डोमेन होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर लिया जाएगा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स टू से 0 टू इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये बात करें हम लोग ऑड वाले पावर के लिए, तो ये सारा वैल्यूज ले लेता है। ठीक है, रियल नंबर लेता है, रेंज भी इसकी रियल नंबर ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, पीस वाइज फंक्शन में ये सारे फंक्शन आते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस फंक्शन मैंने चर्चा किया, बट अभी फिर से करूंगा, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अभी हम लोग अभी के लिए आई थिंक ओके, सॉरी, तो कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। तो सारा कुछ प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा मॉडुलस की,
अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, और मॉडुलस पढ़ा भी दिया हूँ, सिग्नम फंक्शन भी मैंने करा दिया है। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ये है, मॉडुलस का ये है। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो एक्चुअली शायद ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मैंने वहां पर करा दिया है आपको, ठीक है, फिर भी समझ लो। जीआईएफ बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखा ना, 2.3 का 2, 0.23 का 0, 2 का 2, लेकिन -8.072725 का क्या हो जाएगा, -9। मीन्स टू से अपने वो जो नंबर होगा उसके जस्ट लेफ्ट वाले आपको लेना होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लग गया तो ये, ठीक, तो आपको वो कह के देगा, तो वो आपको यहाँ लगा के देगा कि इफ इतना समथिंग लगा है तो यहाँ ऐसे कह देगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो आई थिंक ये ग्राफ भी आपने देखा ही होगा, कुछ विशेष सी बात है नहीं यहाँ पर बताने को। अगर कुछ पॉइंट यहाँ विशेष मिल रहा होगा तो मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। देखो, अच्छा, अच्छा हाँ, ये प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। डोमेन इसका सारा रियल नंबर ले लोगे, रेंज आपका इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर आएंगे, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया होगा। अब यहाँ कुछ देखो, समझ लो बात को। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स हो सकता है कब, जब एक्स आपका इंटीजर हो। जैसे मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ आया। मतलब कोई भी नंबर का अगर आपने वो इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो खुद ही होगा। अब अगला आगे देखो काम क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस आई। एक्स कोई नंबर है, ठीक है, कोई रियल नंबर है, और आई जो है वो इंटीजर होल्ड कर रहा है। तो अगर इसका वैल्यू निकलेगा तो एक बात फिक्स है कि एक्स प्लस आई, तो ऐसे सोचो 7.4 प्लस 6, तो सर 7.4 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और प्लस 6, तो 6 का तो 6 ही रहेगा, तो 7 6 13। मतलब क्या होगा कि अगर एक आपका कोई रियल नंबर है प्लस उसमें कोई इंटीजर नंबर ऐड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकलवा रहा है आपसे, तो याद रखना वो निकलेगा कैसे, जो रियल नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो प्लस उसमें अपने इंटीजर को जोड़ लो। अच्छा, अगली बात ये क्या कह रहा है कि क्या एक्स प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो एक्स प्लस वाई के इंडिविजुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्या होता है। तो कोई ऐसे मत समझना कि जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ लिख दिया 0.2, समझना, बहुत से लोग ये गलती करते हैं। मैंने लिख लिया 0.2, मैंने यहाँ लिखा 0, एक सेकेंड, 0.2, ठीक है, प्लस प्लस 0.5 या 9, ठीक है, 0.9। अब समझो, अब बहुत से लोग सोचेंगे कि इसका जीरो आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है, तो अल्टीमेटली इसका फाइनल, जब इसका हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपसे निकालने को कहा तो आपको लगेगा कि इसका भी जीरो आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है, तो 0 + 0 अल्टीमेटली 0 हो गया। लेकिन नहीं, आप अभी देखोगे 9 और 2 कितना हो गया, इनको ऐड अगर आप उस तरीके से निकालो, अब इसको ऐड करो, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 1.1। और आपको दिख रहा होगा कि 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि या तो ये बराबर हो जाएंगे, या तो कभी कभार ये बराबर हो जाएंगे इनके योगफल, लेकिन कभी कभी ये बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जैक्टली हर बार ही सेम नहीं रहता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ओके, अच्छा, ठीक, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x
ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ फाई ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू इंटीजर, देन फाई ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू आई। ठीक है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी भी, कोई भी एक फंक्शन रहे, ठीक है, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बड़ा रहे किसी इंटीजर से, उसका जो वैल्यू आए वो बड़ा रहे किसी इंटीजर फंक्शन से, तो इसका मतलब होता है कि वो जो फंक्शन हुआ वो बड़ा है किससे, आई से, मतलब जिस भी इंटीजर फंक्शन जिसके भी बराबर ये हो रहा है। ठीक है। और अगर यही बात छोटे के साथ हो गई तो वो आई प्लस वन से छोटा होगा, आई प्लस वन से छोटा होगा। ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो कब, जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इंटीजर रहेगा अंदर। जैसे मैं बोलूँ -7, -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो -7 हो जाएगा। ठीक है। ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूँ -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो, तो वो उसके लेफ्ट में जाएगा, तो -8 हो जाएगा। यानी कि माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस जो आएगा उसका, मतलब जो वो माइनस एक्स रहेगा, -1 कर लोगे। ठीक है। तो जब ये एक्स के बिलोंग, अच्छा इसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्टेप वाइज फंक्शन या फ्लोर ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी हो गई, ये अपने ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है। ओके, ये क्या होता है? ठीक है, ये दो पॉइंट करके आज की क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको पहले समझ लो। इसको डिनोट किया जाता है करली ब्रैकेट में। इसको करली ब्रैकेट में इस तरीके से, आई थिंक, ठीक है, इसको यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिखा जाता है। ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके बारे में समझ लो। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक है। तो देखो, अगर आपको बड़े ब्रैकेट में लगा के दे दे तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और अगर यही करली ब्रैकेट में लगा के दे दे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब एक्स होता क्या है भाई, कोई भी एक्स होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, वो दो तरीके के नंबर से मिलकर बना होगा। एक तो इंटीजर से, प्लस अगला वो होता है आपका फ्रैक्शन से। ठीक है, मीन्स टू से डेसिमल वाले पार्ट से। ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि कोई भी एक्स होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से अपने प्लस प्लस और कोई एक फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बना होगा। ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर ये एक्स एक्स ही तो अपना वाई है, तो इसकी जगह पे वाई लिखें, वाई लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स। ठीक है। मतलब एक्स में से वो जो आपको एक्स मिलेगा उसमें से आप उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा दोगे। कोई भी नंबर का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, उस नंबर में से उसके जीआईएफ को निकाल दोगे तो आपको उसको फ्रैक्शनल पार्ट मालूम हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ 7.2, तो 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 7.2 में से 7.2 ये एक्स है। अब 7.2 में से आपने सेवन को निकाल दी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या होगा, 7। तो 7.2 में से 7 निकालोगे तो क्या बचेगा अल्टीमेटली 0.2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.2। ऐसे मैं बोलूँ 6.48, इसका क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा सर 48। ठीक है। मैं बोलूँ 9.23, तो इसका क्या होगा, 23। ओके। मैं बोलूँ -2.4 का क्या होगा, तब तुरंत लड़का लोग कहता है क्या है कि सर 0.4 होता है। एकदम गलत बात है, मेरी बात ध्यान से समझना।
ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन निकालने के लिए उसमें से आप उसके जीआईएफ को घटाओगे। तो मैंने बोला -2.4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो -2.4 में से आप माइनस करोगे किसके, -2.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3 -3 होता है। तो -2.4 -3, तो अल्टीमेटली प्लस कर जाएगा। तो 3 में से 2.4 जाएगा तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। ये चीज का याद रखना। मैं बोलूँ मतलब माइनस वाले का दूसरा कुछ आता है, प्लस वाले का तो डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन माइनस वाले का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होगा, जैसे मान लो -8.25, इसका क्या होगा, तो -8.25 का मतलब -8.25 माइनस माइनस 9, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 9 में से 8.25 घटा दोगे तो क्या आएगा, 7.75। मतलब कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन इज नॉट निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, और ये हमेशा जीरो और एक के बीच में लाई करेगा, जीरो और एक के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से फंक्शन जो रहेगा वो जीरो और एक के बीच में ही पूरा चलेगा। एक बात पता हो गई, इसकी रेंज मालूम हो गई, इसकी रेंज 0 से 1 है, ठीक है। एक 0 से 1 है, एक कभी नहीं हो सकता है, एक कभी भी नहीं हो सकता, इसलिए एक पर वो ओपन हो जाएगा। तो अगर रेंज की बात करें तो 0 to 1, तो 0 के साथ क्लोज्ड लगा होगा और 1 के साथ ओपन लगा होगा। आई थिंक समझ आ गया सबको। उसी की कहानी यहाँ इसने समझाया हुआ है। देखो, अगर वो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 1 और 2 के बीच का कोई भी लेना होगा तो x-1, भाई सीधी सी बात है, उसमें से कम कर दो -1। लेकिन अगर 1 से छोटा करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। अगर वो माइनस है तो -1 का मतलब माइनस है तो उसमें +1 करके तभी निकलेगा। जैसे जैसे मैं बोलूँ -3.75, तो -3.75 का मतलब उसमें या तो 0.75 उठा लो, वही तो होगा 0.75, यही तो है फ्रैक्शनल पार्ट। तो 0.75 को अपने को 1 में से ऐड कर देना है, तो हो जाएगा वो -7.5, सॉरी -0.75 और 1, तो 0.25 आ जाएगा। तो कुछ नहीं, आपका माइनस आए तो माइनस का फ्रैक्शनल वाला पार्ट को 1 में से घटा देना, और प्लस रहे तो प्लस का तो वही रहेगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। अब प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्स है वो एक्स के बराबर होगा, मतलब जो नंबर अंदर लिखा है उसी के बराबर वो आएगा। वो कब आएगा, जब वो किसके बीच में रहेगा, 0 के बराबर रहेगा और 1 से छोटा रहेगा, 0 के बराबर और 1 से छोटा रहेगा, ठीक है। और अगर ऑब्वियस सी बात है भाई, वो अंदर वाला पार्ट अगर 0 और 1 के बीच का रहता है, 0 और 1 के बीच का रहेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो, जैसे सब कुछ तो 0 1 के बीच में होगा भाई। जैसे मैंने बोला 0.25, ठीक है, या 0.25, तो 0.25 क्या होगा, 0.25 ही तो आएगा। मैंने बोला 0.89, तो क्या आएगा, 0.89 ही तो आएगा, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली अपने को वो आगे क्या लिखा हुआ है उसको निकाल के बताना होता है। वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो निकल ही जाता है ना। ये आपने देख रहे होगे कि यहाँ पर देख रहे होगे एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और 0 पे तो 0 कभी आएगा जब वो इंटीजर होगा, क्यों, जैसे मैं बोला कि 7 का क्या होगा, 7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 7 में से उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा दो, तो 7 - 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 होता है, तो 7 में से 7 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, इसलिए ये हो जाएगा। लेकिन अगर वही चीज माइनस में होगी ना सर, तो ग्रेटेस्ट 1 में से उसको घटाओगे, तो घटाने का मतलब क्या होता है ना, ऐड हो जाता है। तो बोला -0.25, -0.25, तो -0.25 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.75, क्यों, क्योंकि 1 माइनस माइनस 2.5। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई होगी, बहुत डीप में नहीं जाते हैं, आप 12वीं क्लास वाले नहीं हैं। अब इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं हम लोग, बस कुल मिला के ये। तो हमने ये देखा कि
देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 1 2 3, -1 -2 -3। अच्छा, मैंने 0 और 1 के बीच की वैल्यू लिया। ठीक है, मैंने 0 और 1 के बीच की वैल्यू लिया। और यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, मैंने 0 और 1 के बीच की वैल्यूज को लिया। तो मतलब 0.5 ले लिया, सपोज करना यहाँ ले लिया, तो इसका भी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया 0.89, इसका भी यही बनेगा। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे, और मैंने 1 ले लिया, तो 1 का कहाँ बनने लगेगा, 0 पे बनने लगेगा। ठीक है, 1 का 0 पे बनने लगेगा। तो ये जो ग्राफ होगा, ये कुछ इस तरीके से चलेगा और 0 पे 1 पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपको इतनी ही वैल्यू लेनी है। ठीक, ये तो हो गया 0 से लेके ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब मैंने अगर 1 और 2 के बीच की वैल्यू लिया, तो 1 और 2 का कोई भी वैल्यू लूंगा, उसका जो वैल्यू आएगा 1 और 2 का, कोई सा भी वैल्यू आप लोगे, कुछ भी, जैसे 1.75, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 0.75 ही तो आएगा, है ना। तो वो सारी वैल्यूज तो इसके बीच में ही रहेंगी। ठीक है, इसके बीच में ही पड़ेंगी। और वो सारी वैल्यूज अल्टीमेटली उसका जो फंक्शन होगा वो यहीं यहीं कहीं 1 पे ही तो बनेगा सारा, है ना। तो सारे वैल्यूज कहाँ तक, 2 तक। ये ऐसे, एक्चुअली ये इस तरीके से ये 2 तक आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 से 3 तक ये चलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने -1 लिया, ठीक है, तो यहाँ तक आएगा। ठीक, और फिर आपने अगर ये लिया, तो ये भी ये भी 1 ही तक आएगा। फिर यहाँ -3 लिया, जैसे -3 -2 के बीच का, भाई कुछ भी रहे, -3 -2 के बीच का रहेगा, रहेगा तो आएगा तो +1 ही के अंदर। ठीक है, तो मतलब भाई जैसे जैसे सोच लो, बहुत से लोगों को ये समस्या हो रही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, जैसे मान लो कि आ, ऐसे समझो, इसको ऐसे समझा जाए, जैसे मैंने ले लिया -2.7। ठीक है, -2.7 ले लिया, तो -2.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, देखो, -2.7 माइनस -2.7 का DIF कितना होता है, -3। तो -2.7 माइनस -3 मतलब 3। तो -2.7 -2.7 +3, ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है भाई। तो ये कितना आएगा, 0.3 ही तो आएगा, मतलब 1 के बीच में ही रहेगा, 0 और 1 के बीच में। तो अगर आपने इसके और इसके बीच की कोई भी वैल्यू आपने लिया, यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यूज आपने लिया, तो वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, एक्चुअली ना, तो जब आप ये -1 पे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये चीजें एकदम सीध में इसके होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ से इस तरीके से, ये कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर आके ग्राफ ऐसे। ठीक है, तो आप कुछ भी लोगे, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, इन दोनों के बीच का मतलब यही सब में से कोई, यहाँ का यहाँ का यहाँ का, इन सब में से ही कोई पॉइंट लोगे, वो सारे पॉइंट इसी यही तो बनेंगे, है ना। यही 1 के बीच में ही रहेंगे, 1 से कम रहेंगे, उसका ग्राफ
मतलब आप अगर यहाँ का कोई पॉइंट उठाओगे तो उसका ग्राफ इन्हीं के बीच में रहेगा। अगर आपने 7 पॉइंट, जैसे आपने 0.7 उठाया, मान लो ये 0.7 है, तो 0.7 और यहाँ 0.7 यहाँ पड़ेगा, ठीक है। आपने यहाँ 0.9 उठाया तो यहाँ 0.9 उठेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ से 0.8 लिया, सपोज करना यहाँ 0.8 है, तो यहाँ पर कहीं 0.8 होगा। तो जब आप ये 0.8 ऐसे ही आप सारे पॉइंट को मिलाओगे तो इसमें ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा। आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं इस फंक्शन के बारे में, इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन सर इसका फिक्स्ड है। डोमेन देखो, कहीं भी आप जाओ, डोमेन कुछ भी रख सकते हो, एवरी रियल नंबर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करें इसके रेंज की, तो इसका रेंज सर, इसका रेंज हम दे सकते हैं 0 से लेकर 1। तो 0, 1, लेकिन कभी भी 1 नहीं होगा, इसलिए 1 पे ओपन लगा। तो क्लोज्ड में 0 और ओपन रहेगा 1 पे, यही के बीच में इसका रेंज रहेगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होंगी।